गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जय श्री राधे। जय श्री राधे, जय श्री राधे। जय श्री राधे, जय श्री राधे। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जय श्री राम, जय श्री राम। राधे राधे, राधे राधे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आ जाओ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। लास्ट टाइम तक हमने पढ़ा था फैमिली ऑफ द सर्कल। दो खास सर्कल पढ़े थे। वैसे सर्कल तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ये दो खास फैमिलियां थी। ऐसे ना मानिएगा सिर्फ दो ही फैमिली हैं, बहुत सारी फैमिली हो सकती है। वर्मा फैमिली, शर्मा फैमिली, पारिक फैमिली, ये फैमिली, वो वाली फैमिली है ना, फौजी की फैमिली। तो कई हो सकती है, जिसमें से हमने सिर्फ दो खास फैमिलीज पढ़ी। दो खास फैमिलीज पढ़ी, और दोनों खास फैमिलीज में खास इसलिए कि पहली बात तो हर जब भी फैमिली बनती है तो कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जो उसको फैमिली बनाती है ना। कुछ ऐसा कैरेक्टरिस्टिक होता है। कैरेक्टरिस्टिक होता है कि विशेष गुण होता है जो उसको फैमिली बनाता है। जैसे ये एक फैमिली थी और ये एक फैमिली थी। इस फैमिली के पास अपना खास थी कि ये फैमिली जो होगी, इस फैमिली में सर्कल जितने भी बनेंगे, चाहे फैमिली का कोई भी सदस्य क्यों ना हो, हर सदस्य हमेशा Z1 Z2 से जाएगा। इस फैमिली में था कि इस फैमिली में जितने भी सर्कल बनेंगे, सारे सर्कल के लिए Z1 Z2 एक दूसरे के प्रतिलोम बिंदु होंगे। और इन दोनों ही को क्यों पढ़ा हमने? और भी बहुत सारी फैमिलियां हो सकती थी। इन दो को इसलिए पढ़ा कि इन दो में एक खास बात है। जब भी इन दोनों फैमिलियों को आप द्विरेखिक रूपांतरण से गुजारते हैं, मतलब रूपांतरण के अंतर्गत लेते हैं, तो आपको वापस से सर्कल मिलता है। एक तो श्योरिटी ये हो जाती है, ये फैमिलियां सर्कल की है और आपको सर्कल ही रिटर्न करेगी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में द्विरेखिक रूपांतरण से गुजरने के बाद। एक खास बात तो आपको यही मिल गई। हमारी पिछली पर में कहती है कि सर्कल सर्कल भी बना सकता है, रेखा भी बना सकता है। तो बता नहीं सकते, वो डिपेंड करता है कि समीकरण कैसा है। वो समीकरण के आधार पे ही हम बता सकते हैं कि वो बाद में रेखा बनेगा या सर्कल बनेगा। लेकिन बनेगा रेखा सर्कल, ये कन्फर्म है, ये परमे कहती है। लेकिन अब ये जो खास फैमिली है, इनमें एक खास बात तो यही आ गई कि ये सर्कल है, सर्कल ही बनाते हैं। नंबर एक बात। नंबर दो बात है कि इनका जो पारिवारिक गुण है, जो फैमिली का विशेष गुण है, वो इनका बना रह जाता है। जैसा था वैसा का वैसा ही ट्रांसफॉर्म होने के बाद भी बना रह जाता है। ट्रांसफॉर्म होने के बाद भी आपको इसके जैसी एक फैमिली मिलती है। यहाँ पे Z1 Z2 से गुजरती थी, वो फैमिली W1 W2 से गुजरती है। ये फैमिली Z1 Z2 प्रतिलोम बिंदु है, उस फैमिली के लिए W1 W2 प्रतिलोम बिंदु है। ठीक है। और Z1 Z2 W1 W2 के पूर्व प्रतिबिंब है। मतलब Z1 Z2 रख के ही W1 W2 आए होंगे। तो एग्जैक्टली बिल्कुल वैसा का वैसा ही रूपांतरण होने के बाद आपको उसी तरीके की चीजें प्राप्त हो रही है। इसीलिए इनको खास कहा गया है ना। वैसे तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन इनको ही खास कहने का मकसद सिर्फ ये है कि ऐसा कुछ ये स्पेशल दे रहे हैं हमें, जिसलिए इनको पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है ना। अब यही हमारे पास परमे है जो ये कहती है। ये दो परमे हैं जिसका मैंने सार बता दिया है ना। तो याद है कि आप कोई चीज को इसलिए पढ़ते हैं कि उसमें कुछ ऐसा है जो पढ़ने लायक है। वरना अंतहीन चीजें हैं हमारे पास दुनिया में, जिसको पढ़ा जा सकता है, सीखा जा सकता है, जाना जा सकता है। लेकिन आप इस आधार पे तय करते हैं कि कौन कितना रेलिवेंट है, कौन कितना आपके साथ ज्यादा अटैच होता है ना। यही तो कारण होता है। फिर दुनिया में ज्ञान की तो कोई सीमा नहीं है, अनंत ज्ञान विद्यमान है। लेकिन इस अनंत ज्ञान में से आपको चुनाव करना होगा कि आपको क्या पढ़ना है ना। और वो कौन सा होगा? वो वही होगा जो आपके मोस्ट रिलेवेंट होगा, जो आपके नजदीक होगा, जो आपके जीवन में किसी न किसी प्रकार से
आपकी मदद करेगा कोई भी तरीके से। ये कोई जरूरी नहीं आर्थिक तरीके से, आर्थिक तरीका एक पैमाना है ज्ञान को चुनने का। दूसरा है आपका मानसिक स्तर। आप कई बार किताबें इसलिए पढ़ते हैं कि इनको पढ़ने से आपका मानसिक स्तर अच्छा रहता है, आपका मानस अच्छा रहता है। और कहीं ना कहीं अगर आपका मानसिक स्तर अच्छा रहेगा तो आप अपने आर्थिक जीवन में भी अच्छी उन्नति करोगे। जिसका मानसिक स्तर अच्छा है उसका आर्थिक जीवन भी ठीक ही जाएगा फिर आगे। तो वो भी है कि कई बार आप अपना जो खाना है ना, हम जैसे खाना खाते हैं उस खाने में से कई चीजें ऐसी होती है जो दिमाग को मजबूत करती है, कोई ऐसी होती है जो हमारे हार्ट को मजबूत करती है, कोई हमारे लंग्स को मजबूत करती है। क्योंकि हमें पता है ये पूरी बॉडी है, उसके हर पार्ट को मजबूत करना जरूरी है ताकि पूरी मशीन चल सके। तो सेम वैसे ही कारण रहता है कि जब आप किसी चीज को पढ़ते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई एक हिडन रीजन होता है। और हिडन रीजन यही है कि वो आपके जीवन में कोई वैल्यू ऐड करेगी या नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल अभी आप कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपकी सेकंड ग्रेड में आएगी, फर्स्ट ग्रेड में आएगी। एक बड़ा कारण तो आपको ये मिल ही गया पढ़ने का। तो ऐसा ही कोई ना कोई कारण होता है जिसे आप पढ़ते हैं। अब सोचिए जिसने कॉम्प्लेक्स की बुक बनाई है वो तो सेकंड ग्रेड की परीक्षा नहीं दे रहा होगा, वो तो फर्स्ट ग्रेड की नहीं दे रहा होगा। तो उसने इन चीजों को क्यों ऐड किया? क्योंकि इसका वो द्विरेखिक रूपांतरण पढ़ रहा था और उसे लगा कि द्विरेखिक रूपांतरण में ये चीज खास चीज है जो बताने लायक है कि भाई देखो ये दो सर्कल फैमिली ऐसी है जिनको बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजारने के बावजूद भी आपको जैसा का वैसा मिलता है ना। कितना सुंदर है कि देखो कुछ चेंज नहीं हो रहा। इवन हम उनके जो पारिवारिक गुण है उसको भी चेंज नहीं कर रहे, उसको भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन एज इट इज दे रहा है उनको। मतलब बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन उनके लिए कुछ भी परिवर्तित नहीं कर रहा, जबकि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत कुछ बदलता है। हमने देखा है, हमने देखा था कि एक पट्टी जो थी वो सर्कल बन गई थी, हमने देखा था। तो इतना सारा बदलने के बावजूद भी लेकिन इन दोनों फैमिलियों पे कोई फर्क बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं डालता, है ना। तो कितना सुंदर चीज कर रहा था, इसलिए इसको पढ़ना बताना जरूरी था। ठीक है ना। तो इसी को इंग्लिश में लिखा हुआ है थ्योरम, क्योंकि ये जो मैंने बताया ये परमे है। और वैसे भी हम जो कुछ भी बताते हैं गणित में वो कहीं ना कहीं कोई परमे ही होती है ना। जहां आप कुछ बताते हैं तो आप परमे ही बताते हैं, क्योंकि आपके मन से कुछ नहीं चलता यहाँ पे, है ना। मैं बार बार ये समझाता रहता हूँ कि गणित मन का विषय नहीं है, और गणित क्यों विज्ञान भी मन का विषय नहीं है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट पे जाएं, ये कोई हिंदी साहित्य नहीं है जहां आप अपने मन को कागज पे उतार रहे हैं, आपके विचारों को कागज पे उतार रहे हैं। ये कोई विचारिक या मन का सब्जेक्ट नहीं है, ये है तर्कों का सब्जेक्ट, ये है तार्किक रूप से बात करने का सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आप जो कुछ भी बोलते हैं ऑथेंटिसिटी के साथ बोलते हैं, किसी न किसी परमे के हवाले से बोलते हैं कि भाई ये परमे थी। अगर कुछ बोलना चाहते हैं, अगर कुछ बोलना चाहते हैं फिर भी मन में आ रहा है तो पहले जाके उसको क्रॉस चेक करना होता है कि क्या वो तथ्य है या नहीं है। और अगर तथ्य है तो ही आप बोल सकते हैं, वरना यहाँ पे सिर्फ इच्छा या मन से आप नहीं बोल सकते। यहाँ कोई कविताएं नहीं सुना रहे हम, है ना। यहाँ पे हम कोई हमारे मन की बातें नहीं रख रहे हैं। तो यहाँ पे जो चीज बोल दी जाती है, जो भी मैंने भी बोला है, ये सब मैंने जो भी बोला है वो पीछे कोई ना कोई परमे उसका सपोर्ट कर रही होगी। तो परमे है द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कोई भी द्विरेखिक रूपांतरण ट्रांसफॉर्म परिवर्तित करता है एनी टू पॉइंट्स, कोई भी दो पॉइंट विच आर इनवर्स, जो कि एक दूसरे के प्रति प्रतिलोम है। दो बिंदु जो कि एक दूसरे के प्रति प्रतिलोम है। रिस्पेक्ट टू ए सर्कल, एक सर्कल के सापेक्ष, एक सर्कल के सापेक्ष दो बिंदु जो कि प्रतिलोम है, उसका बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच आर इनवर्स विद द रिस्पेक्ट टू द ट्रांसफॉर्म्ड सर्कल। तो आपको सर्कल ही मिलेगा और उसमें भी उनकी जो इमेजेस होंगी वो एक दूसरे के प्रति उस ट्रांसफॉर्म सर्कल, जो नया सर्कल बना है ट्रांसफॉर्म होके, उस सर्कल के सापेक्ष वो दोनों भी प्रतिलोम होंगे। तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म एनी टू पॉइंट, अगर आप कोई भी दो पॉइंट लेते हो जो कि किसी सर्कल के सापेक्ष प्रतिलोम बिंदु है, तो वो आपको ऐसे ही एक सर्कल में बनाएगा जहां पे W1 W2 एक दूसरे के प्रतिलोम होंगे। अगला ये वाला सेम थ्योरम बिल्कुल यही है कि अगर दो फिक्स पॉइंट Z1 Z2 से हमारा सर्कल पास होता है तो जो ट्रांसफॉर्म सर्कल है, जो इस सर्कल को बदलने के बाद बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन द्विरेखिक रूपांतरण से गुजारने के बाद जो बनेगा वो इसकी इमेजेस W1 W2 से पास होगा, पासिंग थ्रू W1 एंड W2। एवरी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कोई भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कोई भी द्विरेखिक रूपांतरण मैप करता है, बदलता है फैमिली ऑफ सर्कल। इस फैमिली ऑफ सर्कल, ये जो फैमिली ऑफ सर्कल है
इस फैमिली सर्कल में क्या है कि ये 2 पॉइंट Z1 और Z2 से गुजरती है, तो इस फैमिली को वो एक सिमिलर फैमिली में ही बदलेगा। एक सिमिलर मतलब इसके जैसा ही परिवार होगा, वो भी सिमिलर फैमिली passing through W1 W2 which are images of Z1 और Z2। W1 W2 कौन है? Z1 Z2 की इमेजेस है। यहाँ पे भी जो आपको सर्कल मिलेगा वो वैसा ही मिलेगा, वो भी आपको सेम से वैसे ही मिलेगा। क्लियर, समझ में आई बात? ये समझ में आई बात? तो इंटरेस्ट पकड़ो उसको, देखो कितनी मस्त चीज बताई गई है कि हम बाइल अभी एक चीज और पढ़ेंगे आगे जाके, एक और आएगा जिसका नाम है फिक्स्ड पॉइंट। वो आगे जाके एक बड़ी ब्रांच बन गई और उसके ऊपर मतलब भयंकर स्टडी है। जब मैं पीएचडी करने गया था तब मुझे, क्योंकि जब आप पीएचडी में सिलेक्शन हो जाता है और हो जाता है उसके बाद क्या होता है, एक आप अपने टीचर्स के साथ, जो उस समय प्रोफेसर होते हैं, जो आपको गाइड होते हैं, वो आपसे बात करते हैं, क्योंकि उस समय आप क्लियर नहीं होते कि पीएचडी किस में करनी है। इतना तो ऑब्वियसली बात है कि मैथ्स में करनी है। बहुत कम लोग होते हैं जिसको ये एकदम क्लियर साफ पता होता है कि मुझे ये वाला करना है। ज्यादातर लोगों को बस भाई पीएचडी मतलब रिसर्च करना है। अब जैसे आप में से बहुत से लोग हैं, अगर आज मैं कहूँगी चलो आपका पीएचडी में एडमिशन करा देते हैं, एडमिशन हो गया, एडमिशन होने के बाद में पीएचडी में काम करना पड़ेगा ना। किस पे काम करोगे? आपने मैथ्स तो सारी पढ़ी है, आपने पूरी मैथ्स पढ़ी है। अब उसमें से आपको ढूंढना होता है कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपको ज्यादा इंटरेस्ट देती है और आप उसमें और जानना चाहते हैं, और उसको जानना चाहते हैं। जैसे आप रामायण भी पढ़ते हैं, महाभारत भी पढ़ते हैं और सारी चीजें भी पढ़ते होंगे, लेकिन कोई चीज ऐसी है जिसके बारे में थोड़ा और आप जानना चाहते हैं। कुछ ऐसा है जिसके बारे में थोड़ी और खुदाई करना चाहते हैं और डीप जाना चाहते हैं, फिर उसको ढूंढना पड़ता है, उसका एनालिसिस करना पड़ता है। तो फिर उसके लिए बहुत अच्छा सिस्टम बना रखा होता है कि आपके जो प्रोफेसर होते हैं उस समय, जो यूनिवर्सिटी के होते हैं, आपको उनके पास जाके एक मीटिंग करनी होती है। जैसे आप गए किसी के पास, कोई मैकेनिक्स के अंदर कर रहा है, कोई डायनेमिक्स के अंदर कर रहा है, कोई फ्लूइड डायनेमिक्स के अंदर कर रहा है, आप उसके पास जाते हैं और घंटा 2 घंटा बैठ के उनसे बात करते हैं। वो आपको बताते हैं कि भाई आज इसमें ये फैसिनेटिंग आइडिया है, इसके ऊपर काम हो रहा है, काफी रिसर्च हो रही है। तो फिर धीरे धीरे आप देखते हैं कि वो जो बातें बताते हैं, कहीं आपको वो टिक कर रही है, कहीं वो आपको कर रही है कि भाई ये चीज पे मुझे भी जानना चाहिए, थोड़ा और मुझे भी जानना चाहिए, या मैं इस पे थोड़ा और काम कर सकता हूँ। तो ऐसा फील आता है क्या? तो वो एक चलता है, ये लगातार उसके ऊपर चलता रहता है। ये जो, क्योंकि उस समय क्या होता है, उसमें एक बड़ा डिफरेंस होता है, उसमें आपको किताबों तक का ज्ञान नहीं होता। अब वो होता है 2024 तक का ज्ञान। वो जब आपसे बात करते हैं तो वो आपको 2024 तक की बातें बताते हैं। और ये जो भी आप पढ़ रहे हैं, ये शायद मुश्किल से 1900 के आसपास खत्म हो गया होगा। ये 1900 ज्ञान है, यानी अभी आप जो भी पढ़ रहे हैं ये ज्ञान आपको 1900 तक का ज्ञान है। और इसका मतलब 125 साल तक अभी जो कॉम्प्लेक्स में जो हुआ है वो आपको पता तक भी नहीं है। आप जो पढ़ रहे हैं वो मोस्टली मैथमेटिक्स की हिस्ट्री है, ना कि मैथमेटिक्स है। अब है ना, जिसे मैथमेटिक्स बोलते हैं, एक्चुअली हम हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, ना कि मैथमेटिक्स। ये चीजें 1900 में हो चुकी थी, अब लोगों ने इसको आगे बढ़ा दिया होगा, लोग इसको और आगे ले गए होंगे, यानी 2024 तक आते आते ये चीजों में रात दिन का अंतर आ गया होगा। 124 साल कम से कम एटलीस्ट। कई ब्रांचों में तो 200 साल 200 साल 300 साल का डिफरेंस आ चुका है। तो जब आप वहां जाते हैं तो आपको पता चलता है कि जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आपने बीएससी में पढ़ी थी, वो जो पढ़ी थी वो, और अब जो कॉम्प्लेक्स आ चुकी है, जितना आप काम हो चुका है उसमें कितना गैप हो चुका है, और क्या ये गैप आपको फैसिनेट कर रहा है, क्या आपको ये अच्छा लग रहा है, क्या आप इसमें और आगे बढ़ना चाहेंगे। तो फिर वो एक फेस टू फेस एक जो कन्वर्सेशन होता है वो प्रोफेसर के साथ होता है, तो बहुत सारी चीजें पता चलती है कि अरे यार ये हो गया, अच्छा इसमें ये निकल के आ गया, अच्छा इसमें ये निकल के आ गया। तो वो फिर आगे बढ़ता चला जाता है। तो इसलिए वो पॉइंट है जहां से आप थोड़ा सा होते हैं कि हाँ भाई मुझे भी आगे इसको पढ़ना है। तो ये वो वाला पॉइंट था। देखो बहुत अच्छा, मुझे भी कॉम्प्लेक्स बहुत पसंद आती थी, मुझे भी कॉम्प्लेक्स बहुत पसंद आती थी, है ना, कि इसमें बहुत शानदार चीजें थी, बहुत कमला, मतलब आप खुद देखो कि आपने एक फैमिली सोची, भाई किसी ने तो खोजी होगी, किसी ने, ऐसे थोड़ी है कि अब ये जो अचानक ही किताब में छप गई अपने आप ही, नहीं छपी होगी ना। ये जो भी फैमिली जिस बंदे ने भी सोची है, ये वाली जो दो फैमिली है, ये जिसने भी सोची है, किसी का तो ये रिसर्च का काम रहा ही होगा। कोई तो ऐसा सोचा होगा कि यार क्या बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में ऐसा हो सकता है। ये तो कंफर्म था कि इससे पिछली वाली थ्योरम ने कहा था कि सर्कल सर्कल या रेखा में ही बनेगा, लेकिन किसी ने सोचा होगा आगे बढ़ के कि यार कुछ ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी फैमिली हो या ऐसा सर्कल हो जो वापस गारंटी दे दे कि सर्कल ही बनेगा। तो जब उन्होंने ये सोचना या डीप ड्राइव करना शुरू किया होगा तो ये दो चीजें निकल के आई होगी। लेकिन क्या ये दो ही है? नहीं, उन्होंने खोजा इसलिए दो ही है। शायद हो सकता है कि लोगों ने और भी खोज लिया हो, तीसरी चौथी पांचवी फैमिली भी ढूंढ ली हो जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में इसी तरीके से काम कर रही हो।
अब वो नहीं पता, क्योंकि वो इतिहास में इतना ही दर्ज है जितना अभी हम पढ़ा रहे हैं। आगे अब जैसे मैंने कहा 125 सालों में क्या क्या हुआ होगा वो मैं भी नहीं जानता। तो ये चीजें इस तरीके से आगे बढ़ती है, ठीक है ना। तो ये ना सोचिएगा कि ये फाइनल स्टेप था कि यहाँ पे सारी चीजें खत्म हो गई है, ये किसी ने खोजा, वहां पे रुक गया, फिर आपको पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, आ जाओ क्रॉस रूल पे आ जाते हैं, जिसे कहते हैं वज्र गुणन। वज्र गुणन, वज्र गुणन का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास 4 बिंदु है Z1 Z2 Z3 Z4, तो उन्हें वज्र गुणन इस तरीके से लिखा जाता है, Z1 और बड़ा ब्रैकेट, इसे कहते हैं वज्र गुणन। Z1 Z2 Z3 Z4, और यह बराबर होता है, यह बराबर होता है Z1 माइनस Z2 Z3 बटा Z2 माइनस Z3 Z4 माइनस Z2। इसे वज्र गुणन कहते हैं या क्रॉस रेशियो कहते हैं। 4 पॉइंट्स अगर आपके पास है, 4 कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास है, Z1 Z2। अभी मैं इसको बाइलिनियर से नहीं जोड़ रहा हूँ, बाइलिनियर से जोड़ूंगा तो उसका एक खास चीज और निकल के आएगी कि बाइलिनियर में ये वज्र गुणन जो है ये कैसे एक प्रमेय बन जाता है। पहले तो सिर्फ इतना सा समझो कि वज्र गुणन होता क्या है। वज्र गुणन होता है जब आप 4 आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो, Z1 Z2 Z3 Z4, कोई भी चार हो, तो इस तरीके से लिखने को वज्र गुणन कहते हैं। इसमें आपने क्या किया अगर देखो तो आपने यूं किया है कि पहले इन दो में से घटाया, फिर इन दो में से घटाया, ये ऊपर वाला बन गया। नीचे वालों में आपने इन दो में से घटाया और इन दो में से घटाया। ठीक है, और ये आपका वज्र गुणन बन गया, इसको वज्र गुणन कहते हैं। ऊपर Z1 माइनस Z2 Z3 माइनस Z4, नीचे आप आ गए, नीचे आए तो ये हो गया। हाँ ठीक है, ऐसे ही होता है, थोड़ा सा भूल जाता हूँ कई बार, तो ऐसा ही होता है Z1 Z2 Z3 Z4, फिर Z2 Z3 Z2 और फिर Z4 Z1, और ये आपका वज्र गुणन क्रॉस रेशियो कहलाता है। अब एक खास बात आई इसमें कि ये जो क्रॉस रेशियो है, और मैंने जैसे ही बताया कि कोई भी चीज जब आती है तो वो कभी तभी तक वो सिलेबस में रह सकती है या रहेगी, ये इस बात पुख्ता करेगा कि आगे जाके वो कुछ बढ़िया सिग्निफिकेंट बना पाती है नहीं बना पाती है ना। इतिहास में कौन से लोग, जन्म तो धरती पे हर रोज पता नहीं करोड़ों लोग का जन्म होता नहीं है, और करोड़ों लोग मरते भी होंगे। तो जब इतने लोग जीते हैं, इतने लोग मरते हैं, लेकिन दर्ज कितने होते हैं इतिहास में, कितने दर्ज होते हैं? उतने ही दर्ज होते हैं जिन्होंने कुछ अपने जीवन में कुछ ऐसा किया हो, कुछ ऐसा अद्भुत किया हो जो बताने लायक हो, जिसके ऊपर बात की जा सके। यानी कोई आदमी अपने 2 मिनट खर्च कर देगा उसको बताने के लिए, है ना। वरना लोग अपने दादा परदादा के बारे में नहीं बताते, क्यों नहीं बताते? क्योंकि कुछ होता ही नहीं है बताने के लिए, कुछ होता ही नहीं है बताने के लिए, क्या बताए उनके बारे में? क्या उठा रोटी खाई सो जाता, पाचा उठ जाता, पाचा रोटी खा लेता, फिर सो जाता, फिर 12 घूम आता, फिर पाचा घर आ जाता, मतलब क्या बतावे? तो बताने के लिए कुछ हो तो सही, जो ऐसा हो जो बताए, और कितना सिग्निफिकेंट होगा उसके हिसाब से उम्र भी तय होगी उसकी कि 20 साल चलेगा, 30 साल चलेगा, 40 साल चलेगा, 50 साल चलेगा, है ना। जैसे मान लीजिए हमारे घर में पहली बार टेलीफोन लगा, तो शायद मैं ये बताऊं कि हाँ मेरे घर में पहली बार टेलीफोन लगा, तो ये रिलीवेंट था 10 साल तक। अब आज मैं बोलूं किसी को तो ये कोई चीज मायने नहीं रखती, आज ये चीज कोई खास मायने नहीं रखती। तो कुछ ऐसा बड़ा, कुछ ऐसा किया हो जो सदियों तक मायने रखे, उसका भी मायने रखने का भी एक समय सीमा होती है। तो ये चीज जब गणित में खोजी जाती है तो उसके पीछे भी एक यही रहता है कि कहीं ना कहीं जाके आगे जुड़ जाए, आगे जाके कनेक्ट हो जाए। तो ये देखो क्रैश रेशियो जो है वो आगे जाके कनेक्ट हो जाएगा जब हम बायलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में जाते हैं। जब हम बायलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में जाते हैं और देखते हैं तो ये एक बहुत शानदार रिजल्ट बना लेता है कि मान लो किसी बायलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में Z1 की इमेज, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, कोई बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें आपने Z1 रखा, W1 आया, Z2 रखा, W2 आया, Z3 रखा और W3 आया। ठीक है,
किसी ट्रांसफॉर्मेशन में, किसी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की Z1 Z2 Z3 की इमेजेस W1 W2 W3 क्रमशः है। अगर ये है तो उस बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को, वो जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है W बराबर AZ प्लस B बटा CZ प्लस D, इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को, इसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को आप एक अन्य रूप में भी लिख सकते हैं, W माइनस W1, या मैं सीधे क्रॉस रेशियो में लिख देता हूं, W W1 W2 W3। Z ये लो, W1 W2 इस तरीके से इनके क्रॉस रेशियो बराबर होंगे, इमेजेस के क्रॉस रेशियो और पॉइंट के क्रॉस रेशियो बराबर होंगे, इनके क्रॉस रेशियो बराबर होंगे, इनके वज्र गुणन जो है वो बराबर होंगे। मतलब वो जो इमेजेस हैं, ये इमेजेस के क्रॉस रेशियो और पॉइंट्स के क्रॉस रेशियो बराबर होंगे। ये खास प्रमेय है। मैंने पहले बताया कोई चीज तभी ठीक है ना, क्रॉस रेशियो आपने बना दिया, बनाने में तो आप कुछ भी बना सकते थे, कुछ भी बना सकते थे, लेकिन कुछ भी बनाने के बाद इंपॉर्टेंट बात है कि वो आपके मेन टॉपिक के साथ कैसे कनेक्ट करता है। तो वज्र अनुपात बनाया आपने, बनाया, कोई भी बना सकता था, कुछ भी बना सकता था, बन गया, लेकिन आगे ले जाके बताओ कि ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो आप द्विरेखिक रूपांतरण पढ़ रहे हैं उसमें क्या वैल्यू ऐड करेगा। तो आपने कहा कि मैं बताता हूं कि ये है कि ये जो वज्र गुणन है, ये किसी भी द्विरेखिक रूपांतरण के लिए अगर उसके 3 इमेजेस हमारे पास हो तो वज्र गुणन बराबर होता है। इमेजेस का वज्र गुणन, इमेजेस का वज्र गुणन और पॉइंटों का वज्र गुणन बराबर होता है। क्रॉस रेशियो ऑफ पॉइंट्स और क्रॉस रेशियो ऑफ इमेजेस इक्वल होता है। और इसे लिखें तो ये ऐसे हो गया, ये रहा। अच्छा, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। हम आदर्श विद्या मंदिर में हमारे एक व्यवस्थापक हुआ करते थे, वो एक उनका एक टैगलाइन थी, वो हमेशा जब भी कोई बातें चलती थी और चलती थी तो वो एक टैगलाइन बोलते थे, बंटा क्या। मारवाड़ी और हिंदी का मिक्स है, बंटा क्या। बंटा का मतलब क्या मिला, क्या मिला। तो वो बच्चों को भी कहते रहते थे कि तुम लोग ये पढ़ रहे हो, बताओ बंट्यो के, हिंदी मारवाड़ी में बंट्यो के, बंट्यो मतलब इससे थे न थाने के सार मिलियो, थाने के कीमत मिलेगी, थाने के वैल्यू थारा जीवन में ऐड हुई, बा बताओ मन गणित कौन समझ में आवे, मने साइंस कौन समझ में आवे, मन इंग्लिश समझ में कौन आवे, मन तो थे। आप बताओ कि थारा जीवन में ये जो सब्जेक्ट थे पढ़ रहे हो, इससे थारे जीवन में क्या फर्क पड़े, वो बताओ मन तो। और बात चीज अगर थारे जीवन में फर्क डाल रही है तब तो आप पढ़ाई सार्थक होगी, और नहीं डाल पा रही है को मतलब या तो पढ़ाई गलत है और या फिर थारो समझना को तरीको गलत है, कुछ तो गलत है। क्योंकि अगर चीजें जुड़ रही है तो कहीं ना कहीं वो सिग्निफिकेंस तो लाएगी ना। आप खाना खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो फायदा पहुंचा ही रहा होगा। तो आप सो क्यों रहे हैं, कहीं ना कहीं तो वो कुछ फायदा पहुंचा रही है। तो हर चीज आप इसलिए ही करते हैं कि वो फायदा पहुंचा रही है। अगर फायदा नहीं पहुंचा रही है, आपके जीवन को बदल नहीं रही है, तो फिर वो व्यर्थ है, वो बेकार है। तो इसलिए वो कहता है बार बार, वो कहते बार बार जांचते रहो, बंटा क्या बंटा क्या बंटा क्या। जैसे आपने क्रॉस रेशियो बनाया, अब मैं पूछूं बंटा क्या, बोला बंटा ये, पर ठीक है, ये पर में आ गया, इससे क्या बंटा, इससे ये बंटा कि अगर आपके पास 3 पॉइंट है, अगर मैं कह दूं किसी द्विरेखिक रूपांतरण में Z1 Z2 Z3 की इमेजेस W1 W2 W3 है, तो मैं पता कर सकता हूं कि वो द्विरेखिक रूपांतरण कौन सा है जिसके अंतर्गत ऐसा हुआ होगा, जिस द्विरेखिक रूपांतरण के अंतर्गत ऐसा हुआ होगा। मतलब वो Z1 Z2 Z3 से W1 W2 W3 किस द्विरेखिक रूपांतरण के तहत ऐसा हुआ होगा, वो मुझे पता लग जाएगा। ये बंटा, ठीक है। तो ये क्रॉस रेशियो कहलाता है। रिपीट कर रहा हूं, क्रॉस रेशियो किताबों में कई बार गलत लिखा होता है, क्रॉस रेशियो इसको कहते हैं, ये क्रॉस रेशियो होता है। और फिर परमेय ये कहती है, अब किताबें वाले क्या करते हैं कि ऊपर लिख देते हैं वज्र गुणन,
वज्र गुणन लिख देते हैं, नीचे पर में लिख देते हैं, तो लोगों को लगता है कि यही वज्र गुणन है। पिछली बार भी मैंने बताया था, पिछली बार भी जो क्लासेस हुई थी उसमें मैंने ये स्पेशली इंडिकेट किया था कि वज्र गुणन अलग है, ये वज्र गुणन की पर में है, ये वज्र गुणन की पर में है, ना कि वज्र गुणन है। वज्र गुणन ये है, ठीक है ना। तो पुराने वाले लेक्चर भी साथ साथ देखिएगा ताकि वहां से भी चीजें क्लियर हो जाए। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है जिसको कहते हैं इनवेरिएंट पॉइंट या स्थिर बिंदु, अचर बिंदु, स्थिर बिंदु। एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था बनाक। तो जो बनाक थे उन्होंने कमाल की चीज देखी कि जब भी आप कोई ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, जब भी आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, एक कमाल की चीज पाई जाती है कि सारे पॉइंट अपनी जगह बदल रहे हैं। कोई यहां से वहां चला गया, कोई वहां से वहां चला गया, कोई वहां से वहां चला गया। तो उन्होंने देखा कि ये सब कुछ करने के बावजूद भी एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसा होता है जो अपनी जगह ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान नहीं बदलता। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यही है कि आपका पॉइंट यहां से उठाया और कहीं और रख दिया, यहां से उठाया कहीं और रख दिया। ये फलन की तरह आप रख रहे हैं, कुछ और आ रहा है। 2 रखा 5 आ गया, 3 रखा 8 आ गया, 11 रखा 17 आ गया, 15 रखा 25 आ गया। आप रखते जा रहे हैं, ये तो रखने वाली चीजें होगी, वो आने वाली चीजें होगी। तो बनाक ने देखा कि कमाल की चीज देखी, ये कोई हमेशा लागू होने वाली बात नहीं है, हमेशा होने वाली लागू है। कुछ खास प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन में ये पाया गया कि उनमें एक पॉइंट अपनी जगह नहीं बदलता। एक पॉइंट ऐसा होता है जो अपनी जगह नहीं बदलता। वो एग्जैक्टली आप चाहे कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन ले लीजिए, शर्तों के तहत है कि ये शर्तें, इन शर्तों के तहत आप कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन ले लीजिए, उस ट्रांसफॉर्मेशन में एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसा होगा जो पहले भी वही था और अब भी वही है, उसने अपने नंबर नहीं बदले। बाकी सबने अपने नंबर बदल लिए होंगे, लेकिन एक पॉइंट ऐसा होगा जिसने अपने नंबर नहीं बदले होंगे। नंबर नहीं बदले होंगे का मतलब, जैसे ये जेड प्लेन है और ये वो पॉइंट्स है, ये उन पॉइंट्स का गुच्छा है जो आप रख रहे हैं। और ये पॉइंट्स है जो आ रहे हैं। अब यहां ये होगा कि यहां से आपने एक पॉइंट उठाया, रखा रखा तो वो मान लो यहां आ गया, फिर यहां से रखा, वो मान लो यहां आ गया, आपने यहां रखा, ये यहां आ गया। तो हर पॉइंट कहीं ना कहीं कोई ना कोई इमेजेस तो बना ही रहा होगा। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारी कुछ शर्तों को पूरा करता है, बनाक ने कहा कि मेरी कुछ शर्तें अगर वो उनको पूरा करता है तो मैं गारंटी देता हूं कि इन सारे रूपांतरण के अंदर जितने भी पॉइंट यहां से उठकर वहां गए हैं, इनमें एक पॉइंट ऐसा है, एक पॉइंट ऐसा है, जेड नॉट कह देता हूं, कि उसकी इमेज बिल्कुल वही आई होगी जो वो है, यानी Z0 बराबर आया होगा W0। मतलब उसके रोल नंबर चेंज नहीं हुए होंगे, रोल नंबर चेंज नहीं हुए होंगे। मतलब उसके नंबर थे 1,1, तो रूपांतरण के बाद भी 1,1 ही आ रहे हैं। रूपांतरण जबकि सबको बदल रहा है, सबको बदल रहा है, लेकिन एक पॉइंट को वो नहीं बदल रहा, एक पॉइंट को वो नहीं बदल रहा। ये जो डिस्कवरी थी, ये जो नई समझ आई थी, इसने बहुत जबरदस्त तरीके से चीजों को बदल दिया। बोले लोगों को नहीं पता था, लोगों को लगा कि रूपांतरण से, कि लोग हमेशा हम अलग अलग तरीके से देखते हैं दुनिया को, हमारे पास इतने सारे रूप होते हैं देखने के, सारे एक तरीके से दुनिया को नहीं देखते, है ना। जैसे मैं कहता हूं अगर आप लाल कलर को भी दिखाओगे तो हम 7 अरब लोग हैं ना, तो लाल कलर को भी हम 7 अरब तरीके से समझते हैं, 7 अरब तरीके। और कल दुनिया की जनसंख्या अगर 8 अरब हो जाएगी तो लाल कलर के 8 अरब तरीके हो जाएंगे समझने के। और अगर आपको लगता है कि ये लगे कि नहीं लाल कलर तो लाल कलर होता है, नहीं होता। अगर लाल कलर होता है तो लाल कलर मेरा भी फेवरेट होना चाहिए था, आपका भी फेवरेट होना चाहिए था, 7 अरब लोगों का। अगर 7 अरब लोग लाल कलर को एक तरीके से समझते हैं तो 7 अरब लोगों के लिए लाल कलर बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए था। और
सबको पसंद आना चाहिए था, क्योंकि एक को पसंद आ रहा है, एक को नहीं आ रहा, एक को कम पसंद आ रहा है, एक को ज्यादा पसंद आ रहा है, एक को बहुत पसंद आ रहा है, एक को बहुत कम पसंद आ रहा है। तो ये इतना डिफरेंस क्यों आया है? हमें पसंद नापसंद आते समझ के आधार पे, इसका मतलब है हमें वो लाल कलर कम समझ में आ रहा है, जिसको पसंद आ रहा है उसको लाल कलर ज्यादा समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हम एक पूरे स्पेक्ट्रम पे किसी को लाल के अलग 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 रूप समझ में आ रहे हैं। तो 7 अरब लोगों में आपको लाल कलर के 7 अरब तरीके मिल जाएंगे समझने के, और कल ये जनसंख्या बढ़ गई तो शायद और तरीके में लाल कलर तो लाल कलर है, लेकिन इतना लाल भी नहीं है ना। एक बुक आती है बर्ट्रैंड रसेल की, जिसका नाम है प्रॉब्लम ऑफ फिलोसफी। प्रॉब्लम ऑफ फिलोसफी में उन्होंने बहुत सुंदर बात की कि ये दुनिया बहुत डीप है, उसको कोई अलग अलग तरीके से देख रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई किसी मेज को देख रहा है, किसी मेज को देखिए, किसी मेज को आप देखेंगे, अगर आप ऊपर तक देखेंगे तो आपको लगेगा भाई ठीक है मेज है, एक समान है। लेकिन जैसे आप थोड़ा सा उसके नजदीक जाएंगे, तो आपकी उसके प्रति समझ बदल जाएगी। बोले यार मेज दूर से तो ऐसी दिख रही थी, पास गए तो थोड़ा सा नजरिया अलग ही कहानी समझ में आ रही है। थोड़ा सा और डीप जाएंगे तो आपको समझ यार ये इतनी प्लेन तो नहीं है, थोड़ी तो खुरदरी है। दूर से प्लेन लग रही थी, पास में गए तो पता चला यार खुरदरी भी है। फिर थोड़ा सा आपने लेंस लेके देखा तो पता चला कि बीच में खड्डे भी है। फिर थोड़ा सा और नजर अंदर गए तो आपको पता चला यार ये लकड़ी है और लकड़ियों में बीच में गैप डला हुआ है। जितना आप उसके अंदर जाते जाएंगे वो टेबल आपको नए 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 रूप देती जाएगी। डिपेंड, इसका मतलब है कि जब मैं टेबल की बात कर रहा हूं तो शायद मैं किसी और एंगल पे देख रहा हूं और आप कोई और एंगल पे देख रहे हैं, कोई और एंगल पे देख रहा है। इस वजह से टेबल वही है, सेम टेबल है, लेकिन जो आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। और एक टेबल अनंत रूप में हो सकती है, अनंत रूप से। आप कौन से लेवल से देख रहे हैं उससे फर्क पड़ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी कहानी है कि चीजें एक ही है, लाल रंग ही है, लेकिन मैंने पहले बताया कि लाल रंग में ही बदल जाएगा। अगर लाल रंग को आप 1 मीटर से देखें और लाल रंग का थोड़ा सा आगे चले जाए, 1 मीटर के बजाय आप 0.5 मीटर पे चले जाइए, 0.2 मीटर पे चले जाइए, 0.1 मीटर पे चले जाइए, आपको लाल की समझ बदल जाएगी। चीज लाल ही है। तो यही इंपॉर्टेंस है कि इसमें फिर जो जैसे बनाग ने इसको देखा, बनाग ने इसको एक अलग तरीके से, इसके बाद में ये बन गई फिक्स पॉइंट थ्योरी। और आपने लोगों ने बीएससी में पढ़ी भी है, मैट्रिक्स स्पेस में आती है, मैट्रिक्स स्पेस में आते हैं फिक्स बना की फिक्स पॉइंट थ्योरम, जिसमें वो बताते हैं कि एक पॉइंट फिक्स होता है और वो कभी बदलता नहीं है उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। अब इसको आप अपने छोटे छोटे एग्जाम्पल में मत, मान लो आप घर पे शिकंजी बना रहे हो, आपने चीनी डाल दी, पानी डाल दिया, नींबू डाल दिया, उसके बाद में आप चम्मच से हिलाते हैं, तो आप गौर करेंगे जब आप चम्मच से हिला रहे हैं तो सारा पानी हिल रहा है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जो नहीं हिल रहा है। करके देखिएगा कभी, चम्मच से पानी को हिलाइएगा, शिकंजी वाले को चीनी मिलाने के लिए हिलाना ही पड़ता है। जब चीनी मिलाने के लिए आप चम्मच से हिलाएंगे तो आप देखेंगे कि एक पॉइंट ऐसा है जो अपनी जगह नहीं बदल रहा। दूसरा एग्जाम्पल ले लो, आप एक मैप उठाइए, इंडिया का मैप या वर्ल्ड का मैप, कोई भी मैप उठाइए, एक मैप उठाइए, उसके ऊपर दूसरा मैप रखिए, टेढ़ा करके कैसे भी रखिए। जब आप एक मैप के ऊपर दूसरा मैप रखेंगे, एक मैप के ऊपर दूसरा मैप रखेंगे, तो सबकी जगह बदल गई होगी, लेकिन एक पॉइंट ऐसा होगा जो सेम आज भी वही है जहां पे वो पहले था। आपने तो मैप को चेंज कर दिया, आपने एक मैप ऐसे लिया, दूसरे मैप को आपने घुमा के उसके ऊपर रख दिया, रख दो कितना भी रख दो, एक शहर या एक जगह ऐसी आएगी जो पहले भी वही थी और अभी भी वही है, वो अपनी जगह नहीं बदल रही है। ये कहलाता है फिक्स पॉइंट। समझे? अब लेकिन याद रखिएगा, ऐसे मत सोचिएगा कि ऐसे ऐसे घुमा दूंगा तो फिक्स पॉइंट बदल जाएगा। वो एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए फिक्स है, इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये है, किसी और के लिए वो कुछ और हो सकता है। मान लीजिए जैसे एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बीकानेर फिक्स पॉइंट है, किसी दूसरे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जयपुर फिक्स पॉइंट हो सकता है, किसी के लिए इलाहाबाद हो सकता है, वो बदल सकता है, लेकिन ट्रांसफॉर्म नहीं बदलोगे, एक ही ट्रांसफॉर्म रखोगे तो उसका फिक्स पॉइंट हमेशा वही आता रहेगा। इसे फिक्स पॉइंट थ्योरम कहते हैं। इसी से फिर और निकल के फिर यूनिवर्स में भी ऐसा होता होगा, यूनिवर्स में भी ऐसा होता होगा कि एक हर ट्रांसफॉर्म के लिए, अगर यूनिवर्स किसी टाइम ट्रांसफॉर्म होता है तो एक जगह ऐसी होगी जो ट्रांसफॉर्म नहीं होगी। तो ये आगे जाके इसके ढेर सारे फिर बनते चले गए और ये पूरी पूरी एक ब्रांच बन गई। और ये मुझे तब पता लगा जब मैं पीएचडी करने गया कि ये फिक्स पॉइंट थ्योरम जो है उससे एक ब्रांच निकली हुई है जिसको फिक्स पॉइंट थ्योरी कहते हैं, और दबा के रिसर्च होती है इसके ऊपर। चलो आगे बढ़ते हैं हम अपनी
चीज को सिर्फ द्विरेखिक रूपांतरण तक स्थिर करते हैं। किसी द्विरेखिक रूपांतरण में भी क्या ऐसा हो सकता है, क्या किसी द्विरेखिक रूपांतरण में भी ऐसा हो सकता है कि कोई पॉइंट स्थिर रह जाए? एक द्विरेखिक रूपांतरण मैं ले लूं और उस द्विरेखिक रूपांतरण में भी क्या ऐसा होगा कि कोई पॉइंट पहले भी वहीं था, रूपांतरण से पूर्व भी वहीं था और रूपांतरण के पश्चात भी वहीं है? मान लीजिए वो जेड नॉट था, रूपांतरण के बाद डब्ल्यू नॉट भी वही आ रहा है। ऐसा कोई पॉइंट है? और है तो कितने होंगे? पहली बात तो क्या यहां पे होगा? क्या ये जो बना की फिक्स पॉइंट थ्योरी है, क्या हमारे बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में काम करेगी? हाँ या ना, पहले इसका जवाब ढूंढेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन ये डालेंगे कि अगर होती है, मान लो स्थिर है, तो कितने बिंदु होंगे? एक ही होगा या एक से ज्यादा होंगे? तो इसका पत्ते खोलने के लिए आ जाओ, निकालते हैं। माना एक बिंदु है जो कि जेड नॉट है, उसकी इमेज भी जेड नॉट है। माना एक बिंदु है जेड नॉट, उसकी इमेज भी डब्ल्यू जीरो भी जेड नॉट ही आ रही है, सेम ही आ रही है, कुछ चेंज नहीं हो रहा। देखते हैं वो पॉइंट है या नहीं है। माना माना में हो भी सकता है, माना में नहीं भी हो सकता है। निकालने से पता चल जाएगा है या नहीं। मैंने मान लिया। देखो, मानने को नेगेटिव ना, मानने का सबसे अच्छी बात ये होती है कि मानने का मतलब ये नहीं है कि आप उसे सही मान रहे हैं, ना उसको आप गलत मान रहे हैं, आप सिर्फ उसको ट्राई कर रहे हैं। आप सिर्फ उसको ट्राई कर रहे हैं कि भाई मैंने सोचा कि शायद ऐसा बिंदु हो सकता है मैं गलत भी हूं। आप दोनों साइड से ऑप्शन खुले छोड़ रहे हैं और आप चेक करने जा रहे हैं। अगर सही होगा तो आगे जाके पता लग जाएगा, गलत होगा तो भी आगे जाके पता लग जाएगा। तो चलते हैं, यात्रा पे चलते हैं। आ जाओ। सी जेड जीरो, डी जेड जीरो, ए जेड जीरो प्लस बी, सी जेड जीरो का स्क्वायर। अभी समीकरण को देखें तो ये समीकरण द्विघात समीकरण है। इस समीकरण को अगर देखो तो ये द्विघात समीकरण है और सी का मान जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सी का मान जीरो हो गया तो ये द्विरेखिक रूपांतरण द्विरेखिक रहेगा ही नहीं, ये रेखिक रूपांतरण बन जाएगा। अगर सी जीरो हो गया तो ये रेखिक रूपांतरण बन जाएगा, है ना? तो सी तो जीरो हो नहीं सकता। इसका मतलब है कि आपका द्विघात समीकरण हमेशा रहेगा। तो यानी आपको जेड के दो मान मिलेंगे। अब आप कॉम्प्लेक्स वालों में ये सोचो कि कॉम्प्लेक्स में काल्पनिक आ जाएंगे, तो कॉम्प्लेक्स में काल्पनिक से कोई लड़ाई नहीं है, ये तो ऑलरेडी खुल काल्पनिक है। भूतों को भूतों से क्या डर, है ना? भूतों को भूतों से क्या डर, ये तो खुद ही भूत है। इनमें अगर काल्पनिक आ भी गए तो इनको क्या डर लगेगा, है ना? अगर जेड जीरो का मान आल्टा में आ जाता है तो क्या जेड जीरो को फर्क पड़ेगा? वो तो खुद काल्पनिक है। अगर काल्पनिक आते हैं तो क्या दिक्कत है इनको? तो इनको काल्पनिक से तो कोई परेशानी नहीं है। काल्पनिक से परेशानी नहीं है तो हर द्विघात समीकरण के मूल तो आते ही आते हैं, और दो आते हैं तो दो आंसर आएंगे। हाँ, अब ये हो सकता है कि दो मूल बराबर आ जाए, दो मूल बराबर आ जाए। इसका मतलब बी स्क्वायर बराबर 4ac हो गया, तो ये दोनों आंसर बराबर आ सकते हैं। इसका मतलब दो बराबर आ सकते हैं तो एक तो पक्का हो ही गया, एक तो पक्का हो ही गया, इसका मतलब एक तो गारंटीड है। ये लो, ये होगी मूलों के समान होने की शर्त। यानी अगर समान भी हो गए, मान लो हो गए, पहले काल्पनिक आए, काल्पनिक आने का तो कोई डर ही नहीं है। इसका मतलब द्विघात समीकरण दो आंसर देती है तो ये दो आंसर देगा। अब दो आंसर सेम हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। अलग अलग हुए तो दो उत्तर हो जाएंगे, अलग अलग नहीं हुए तो एक उत्तर हो जाएगा। यानी डेफिनेटली एक आंसर तो पक्का है, एक स्थिर बिंदु तो गारंटेड है।
है ना, कंफर्मेशन हो गया कि एक स्थिर बिंदु तो पक्का है। कभी भी द्विरेखिक रूपांतरण में जब आपका रूपांतरण होगा, इस बात को पकड़ेंगे हम लोग, आगे जाके पकड़ेंगे इस बात को भी। बहुत कमाल की बात है ये कि भाई एक बिंदु तो पक्का है, तो आप एटलीस्ट इस परमे के हवाले से कह सकते हैं कि एक बिंदु अल्फा है जिसकी इमेजेस वापस अल्फा आएगी, क्योंकि ये परमे कहती है। ये रिजल्ट इस बात को शो कर रहा है कि आपके द्विरेखिक रूपांतरण के अंतर्गत कुछ का कुछ भी बन जाए, लेकिन एक पॉइंट यहां और वहां सेम है। एक पॉइंट ऐसा है जो पहले भी वही था, बाद में भी वही है, W बराबर Z है। ये बात समझ में आ रही है कि हम क्या कर रहे हैं, मैं किस पे जोर दे रहा हूं, मैं किस बात पे जोर दे रहा हूं। आपको समझ में आ रही है मैं किस बात पे जोर दे रहा हूं। आप गौर करो, ये चीज, ये कोई मामूली चीज नहीं है जो अभी हम यूज कर रहे हैं। इसके अर्थ को समझिए। ये वो है, आपको, आप ये चीज, कोई भी द्विरेखिक रूपांतरण, कोई भी द्विरेखिक रूपांतरण चाहे जैसा हो, आप उसके बारे में एक बात बता सकते हैं। ये एक सुपर पावर है। आपको खुद नहीं पता कि द्विरेखिक रूपांतरण कौन सा है। कोई भी द्विरेखिक रूपांतरण हो, आप ये कह सकते हैं कि माना एक बिंदु अल्फा ऐसा होगा जिसकी इमेज वापस अल्फा आएगी, और ये बात सत्य है। ये बात सत्य है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका द्विरेखिक रूपांतरण कौन सा है, क्योंकि ये परमे बन गई है। तो ये जो रिजल्ट होते हैं, ये एक तरह से आपके पूरे तरीके से व्यापक रिजल्ट होते हैं, जिस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आपका द्विरेखिक रूपांतरण कौन सा है। क्योंकि कोई भी द्विरेखिक रूपांतरण होगा, एटलीस्ट आपको ये बात कंफर्म है कि इसमें एक बिंदु तो ऐसा है जो यहां से वहां रहा होगा। ये सोचो, ये मतलब कितना कमाल का रिजल्ट है, जिसमें आपको द्विरेखिक रूपांतरण तो नहीं पता, आपको व्यक्ति नहीं पता, लेकिन व्यक्ति का गुण पता है। आपको व्यक्ति नहीं पता, लेकिन व्यक्ति का गुण पता है ना। नॉर्मली क्या होता है, हमें पहले व्यक्ति पता होता है, फिर गुण पता होता है। यहाँ पे आपको व्यक्ति नहीं पता, यहाँ आपको ये नहीं पता कि द्विरेखिक रूपांतरण कौन सा है, लेकिन आपको ये पता है कि इस द्विरेखिक रूपांतरण के अंदर एक बिंदु, एटलीस्ट एक बिंदु, हो सकता है दो भी हो, एक बिंदु तो पक्का है। एक की तो गारंटी ले सकता हूँ कि एक बिंदु ऐसा है जो पहले भी वही था, बाद में भी वही, है ना। चल, देखो, चीजों में उतनी गहराई है जितनी आप उतरोगे। चीजों में हमेशा उतनी ही गहराई होती है। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल फिलोसॉफी वाला समझाया था कि कोई भी चीज उतनी ही गहरी है जितनी आप उसमें ड्राइव करोगे, जितना आप गहराई में उतरना चाहे। क्योंकि जैसे लाल कलर है, आप अपनी पूरी जिंदगी खर्च कर सकते हैं लाल कलर को समझने समझने में। एक लाल कलर अपने आप में इतना बड़ा है, इतना गहरा है कि अगर आप पूरी जिंदगी खर्च करो कि भाई मुझे सिर्फ लाल को समझना है कि लाल क्या होता है, ये समझने समझने में आप आराम से पूरी जिंदगी खर्च कर सकते हो। और शायद फिर भी आप उसके कुछ हिस्से को ही समझ के जाएंगे, बहुत बड़ा हिस्सा तो आपका अनजान ही रह जाएगा। इतनी प्रकृति इतनी गहरी तरीके से बनी हुई है, इसका ताना बाना इतना गहरा है ना। तो वापस आ जाते हैं, ये हमारे स्थिर बिंदु वाला विज्ञान हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जाम्पल, फिर उसमें स्थिर बिंदु निकाल लेते हैं। मान लो ये, इसमें हम स्थिर बिंदु निकाल रहे हैं। इस बार क्वेश्चन आया भी था, स्थिर बिंदु का एक क्वेश्चन आया भी था, स्थिर बिंदु का एक क्वेश्चन आया भी था। तो इसमें से स्थिर बिंदु निकालना है, तो W बराबर Z ले लो। Z² माइनस 3Z+1। अगर मैं इसको सीधे आचार्य से सॉल्व करूं तो Z बराबर आ जाएगा 3 प्लस माइनस B² माइनस 4AC
ये वो 2 पॉइंट है जो स्थिर है। सही है, सब सही है, बोलो यार। क्या कहते हो? अगला आगे है नॉर्मल फॉर्म या पर सामान्य रूप। नॉर्मल फॉर्म या पर सामान्य रूप। पर सामान्य रूप, पर सामान्य रूप या पर सामान्य रूप की एक खास बात है। एक सबसे सुंदर चीज ये है कि द्विरेखिक रूपांतरण को अभी तक हम दो रूप तो देख चुके हैं। एक तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं W बराबर ए जेड प्लस बी बटा सी जेड प्लस डी के तरीके से, जो उसका प्रारंभिक रूप है, मतलब शुरुआती रूप है। एक हो गया अभी आपने वज्र अनुपात के रूप में देखा कि द्विरेखिक रूपांतरण को आप वज्र अनुपात में भी लिख सकते हैं। अगर आपके पास 3 पॉइंट है Z1 Z2 Z3, उनकी इमेजेस W1 W2 W3 आपके पास है, तो आप वज्र अनुपात से भी उनको डिनोट कर सकते हैं, समझा सकते हैं और लिख सकते हैं। तीसरा तरीका एक और आया है अभी, वो ये है कि अगर आपको उनके स्थिर बिंदु पता है, अगर आप उनको स्थिर बिंदु पता है कि अल्फा और बीटा आपके द्विरेखिक रूपांतरण के स्थिर बिंदु है, तो स्थिर बिंदु की फॉर्म में भी द्विरेखिक रूपांतरण को लिखा जा सकता है। ये एक और कमाल की चीज है। ये इसका मतलब ये हुआ कि आपके स्थिर बिंदु अपने आप में द्विरेखिक रूपांतरण को रिप्रेजेंटेटिव हो गए। रिप्रेजेंटेटिव समझते हैं? रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है कि वो व्यक्ति जो आपके बिहाफ पे बोल सकता है, वो जो बोलेगा वो आपकी ही बात मानी जाएगी। रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधित्व जिसको हम कहते हैं। ये जो प्रतिनिधि शब्द होता है ये बड़ा ही कारगर शब्द होता है। ये कारगर शब्द होता है जब आप खुद पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। कई बार आप पार्टिसिपेट नहीं करते, जैसे आप कई बार दूसरे देशों के साथ मीटिंग होती है तो हर जगह प्रधानमंत्री नहीं जाएगा, हर जगह प्रधानमंत्री नहीं जा सकता। हाँ, मुख्य मुद्दों पे प्रधानमंत्री जाएगा, लेकिन बाकी जगह पे वो जिन लोगों को भेजेगा वो उसके प्रतिनिधि होंगे। प्रतिनिधि होने का मतलब है वो व्यक्ति वहां जाके जो भी बोलेगा वो भारत सरकार का ही माना जाएगा। वो आदमी चाइना में जाके या जहां पे भी जाके कुछ भी बोला जाएगा, वो स्टेटमेंट वो भारत का स्टेटमेंट ही माना जाएगा। चाहे वो सचिव हो और चाहे वो किसी भी कैडर का कोई भी व्यक्ति आपने उसको भेजा हो, कोई भी डेजिग्नेशन उसकी रही हो, आपने उसको भेजा है, वो वहां जो भी बोल रहा है वो रामलाल श्यामलाल नहीं बोल रहा है। उसका नाम हो सकता है रामलाल, हो सकता है श्यामलाल, लेकिन वो जहां वो जो बोल रहा है वो भारत सरकार की तरफ से बोल रहा है, यानी भारत सरकार का ही माना जाएगा। वहां के वो नहीं कह सकता अच्छा यहाँ के कहते नहीं, तो रामलाल जी ने कहा था। रामलाल जी ने नहीं कहा था, क्योंकि जो गया था वहां पे वो भारत का रिप्रेजेंटेटिव था, तो उसने जो बोला वो भारत की बात बोली। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, जब आप रिप्रेजेंटेटिव बना देते हैं तो वो आपको वहां पे प्रेजेंट करता है। तो ऐसे ही चीज यहाँ पे देखने को मिलती है कि अल्फा और बीटा, अगर किसी द्विरेखिक रूपांतरण के आपको निश्चित बिंदु पता है, स्थिर बिंदु पता है, इसको निश्चित भी कहते हैं क्योंकि पर्यायवाची शब्द है, निश्चित भी कहते हैं, स्थिर भी कहते हैं। तो ये जो पॉइंट होता है, अगर आपको ये दो पता है कि ये हमारा ट्रांसफॉर्म है, इसके दो स्थिर बिंदु, दो नहीं चलो एक भी है तो भी चल जाएगा, स्थिर बिंदु अगर आपको पता है तो आप उस द्विरेखिक रूपांतरण को उसकी सहायता से लिख सकते हैं। जैसे वज्र गुण अनुपात में लिख सकते थे, यहाँ पे भी लिख सकते हैं। अगर अल्फा और बीटा आपके बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के दो पॉइंट है, स्थिर पॉइंट है। स्थिर बिंदु इसका मतलब अल्फा रखने पर अल्फा आएगा, बीटा रखने पर बीटा आएगा, अल्फा रखने पर अल्फा आएगा, बीटा रखने पर बीटा आएगा। आप रख के देख सकते हो। आप यहाँ पे रख से सकते हो कि जेड की जगह अल्फा रख के देख लो, आपका डब्ल्यू भी अल्फा आएगा। जेड की जगह बीटा रख के देख लो, आपका डब्ल्यू भी बीटा आएगा। यानी ये दोनों पॉइंट स्थिर बिंदु है, तभी तो अल्फा रखने पर अल्फा आ रहा है, बीटा रखने पर बीटा आ रहा है। ठीक है, अगर अल्फा और बीटा दो स्थिर बिंदु है तो उस द्विरेखिक रूपांतरण को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। डब्ल्यू माइनस अल्फा बटा डब्ल्यू माइनस बीटा बराबर लैम्डा जेड माइनस अल्फा बटा जेड माइनस बीटा। यहाँ है लैम्डा, लैम्डा जो है वो एक कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है। अब ये यहाँ पे एक चीज क्या आई, इस चीज का मतलब ये हुआ कि इसका मतलब बहुत सारे द्विरेखिक रूपांतरण है जिनका स्थिर बिंदु अल्फा और बीटा होगा। ये बात और पता लगी हमें, ये बात हमें और पता लगी कि बहुत सारे द्विरेखिक रूपांतरण हैं जिनका स्थिर बिंदु अल्फा और बीटा होता है। यानी ये यूनिकनेस नहीं है।
अल्फा और बीटा में यूनिकनेस नहीं है। अगर किसी द्विरेखीय रूपांतरण के अल्फा और बीटा द्विरेख स्थिर बिंदु है तो किसी और के भी हो सकते हैं। ऐसे अनंत रूपांतरण है जिनके स्थिर बिंदु अल्फा और बीटा है। यानी अभी जैसे मैंने बताया कि बीकानेर ऐसे करने पर आपका स्थिर बिंदु आ रहा है, तो हो सकता है दोबारा भी वो स्थिर बिंदु किसी और का भी आ जाए, किसी और का भी आ जाए। तो एक स्थिर बिंदु आपको बहुत सारे रूपांतरणों में मिल सकता है। ये जो एक एक मैथ्स का एक एक जो सिंबल्स होता है ना, यही तो होता है ना। ये जो लैम्डा होता है ना, लैम्डा बड़ा खतरनाक होता है। आइंस्टीन को भी लैम्डा ने मरवा दिया था। वो इक्वेशन बना रहे थे तो उसमें एक लैम्डा आया था जिसको उन्होंने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा था। उन्हें ये लगा कि ये मेरी गलती है। वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि ये लैम्डा क्यों आ रहा है। बार बार वो कैलकुलेट कर रहे थे लेकिन हर बार कैलकुलेशन में वो लैम्डा आ रहा था। तो वो जो लैम्डा आ रहा था, बड़ा लैम्डा, यहाँ तो छोटे वाला लैम्डा, क्योंकि जैसे यहाँ इंग्लिश भाषा में होते हैं स्मॉल अल्फाबेट और कैपिटल अल्फाबेट, जैसे स्मॉल ए और कैपिटल ए, वैसे ही आपको जो अन्य भाषाएं वहां पे भी आपको दो प्रकार के, कई भाषाओं में आपको दो प्रकार के, जैसे हम ग्रीक भाषा में करते हैं, ग्रीक भाषा में भी आपको दो मिलते हैं, छोटा लैम्डा बड़ा लैम्डा। एक ही हो गया छोटा लैम्डा, एक ही हो गया बड़ा लैम्डा, कैपिटल लैम्डा। छोटा लैम्डा बड़ा लैम्डा स्मॉल लैम्डा कैपिटल लैम्डा। जैसे स्मॉल ए कैपिटल ए होता है ना, वैसे स्मॉल लैम्डा, ये भी लैम्डा ही है, वो भी लैम्डा ही है, ये भी लैम्डा है, दोनों ही लैम्डा है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है, स्मॉल लैम्डा कैपिटल लैम्डा। तो उन्होंने कैपिटल लैम्डा का सिंबल यूज किया था। तो वो लास्ट तक उसको समझ ही नहीं पाए कि क्या है वो। तो उन्हें लगा कि कोई मैथमेटिकल मिस्टेक मुझसे हो रही है और मैं उसको पकड़ नहीं पा रहा हूँ। और उन्होंने सार्वजनिक तौर पे ये मान लिया कि भाई मुझसे गणितीय गलती हुई है और ये कांस्टेंट जो है कोई गलत ही है और इसकी वैल्यू आप जीरो रख के हटा सकते हैं। तो इस तरीके के उन्होंने वो वहां पे कर दिया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये गलती नहीं है, ये तो एक डिस्कवरी है। ये गलती नहीं बल्कि एक डिस्कवरी है। वो जो आ रहा था वो उसको समझ नहीं पा रहे थे। अब कोई चीज को आप समझते नहीं है तो आपको लगता है गलत है। दोबारा बोलता हूँ, कोई चीज जब आपको समझ में नहीं आती तो आपको लगता है कि वो गलत है। हमारी गलत की परिभाषा बड़ी सिंपल रहती है कई बार। वो ये रहती है कि जब कुछ समझ में नहीं आता तो हमें लगता है गलत है। कोई व्यक्ति आपको समझ में नहीं आ रहा, आप कहोगे कि पागल है। अगर आपको कोई व्यक्ति समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या बोलते हैं उसके लिए, पागल है। जो समझ में आ जाए वो सही है। वो आपसे कोई बातें बोल रहा है और वो आपको समझ में आ रही है, आप कहते हो ये आदमी सही है। किसी की नहीं समझ में आ रही है, वो पागल है। तो सेम हमारी परिभाषा भी कई बार ये होती है कि, और ये हमारी नहीं है, अल्बर्ट आइंस्टीन की भी है। ऐसा नहीं कि हम अकेले इस रेस में हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन भी इसी रेस में है। उनको भी ये लगा कि ये चीज ऐसी आ रही है तो ये यूं ही आ रही होगी, गलत ही है। तो वो गलत मान बैठे और उन्होंने कहा ये गलत है। बाद में जब और लोग इसके अंदर कूदे, उन्होंने इसको स्टडी किया तो उनको लगा नहीं एकदम सही है और ये यहाँ पे किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसी न किसी को घटना को बता रहा है, इसको समझना पड़ेगा। फिर लोगों ने इसको गलत मानने के बजाय समझना शुरू किया। अल्बर्ट आइंस्टीन तक इसको गलत मान रहे थे। अल्बर्ट आइंस्टीन के बाद में जो लोग आए उन्होंने पहली बात तो ये किया कि हम इसको गलत नहीं मान रहे, ये सही है और ये कुछ बताना चाहता है, चलो सुनते हैं। और जब सुना तो पता चला कि ये ग्रेविटेशन वेव्स के बारे में बता रहा है, जो 100 साल बाद में अभी जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उसमें प्रूफ हुआ कि हाँ वेव्स होती है, ग्रेविटेशन वेव्स होती है ना। इसे ब्लंडर कहा जाता है, अल्बर्ट आइंस्टीन का ब्लंडर कहा जाता है। अच्छा, ब्लंडर इसलिए कहा जाता है कि जो गलती नहीं थी उसको गलती मान लिया। अधिकतर तो क्या होता है कि आप गलती करते हैं और नहीं मानते, हम इसको गलती कहते हैं। आपने गलती कर दी और आपने नहीं मानी, इसको आप गलती कहते हैं। वहां उल्टा था, जो सही था उसको गलती मान लेना गलती हो गया। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सही को गलत मान लिया, इसलिए वो गलती हो गई। तो उन्होंने गलती भी उल्टे प्रकार की थी। ठीक है, तो यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग हर चीज, हर सिंबल जो होता है मैथ्स में कोई ना कोई मायने रखता है, फालतू में नहीं आता। तो वो ऐसा ही था कि बेमायने कुछ नहीं था। यहाँ पे लैम्डा आया तो वो यही समझा रहा है कि लैम्डा का मान एक रखने पर एक प्रकार का द्विरेखिक मिलेगा, लैम्डा का मान दो, लैम्डा का मान 1 प्लस आएटा, 3 प्लस आएटा, 4 प्लस 2 आएटा, कुछ भी रखो, हर बार आपको एक द्विरेखीय रूपांतरण मिलेगा। लेकिन हर द्विरेखीय रूपांतरण के स्थिर बिंदु अल्फा और बीटा ही होंगे। ठीक है ना, क्लियर हो गया बात, समझ में आई। इसे नॉर्मल फॉर्म या परसामान्य रूप कहते हैं द्विरेखिक रूपांतरण के। अब द्विरेखिक रूपांतरण के आपके पास तीन रूप आ गए, द्विरेखिक रूपांतरण के तीन रूप आपके पास आ गए। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, होलोमॉर्फिक ट्रांसफॉर्मेशन, द्विरेखिक ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब इसी के ही नाम है। तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिखने के अभी आपके पास तीन तरीके हो गए।
एक तो जो प्रारंभिक तरीका है शुरुआत वाला, W बराबर AZ प्लस B, लेकिन हर कोई अपनी अपनी चीजें मांग रहा है। ये आपसे ABCD मांग रहा है, ये कह रहा है अगर ABCD है तो ऐसे लिख लो। दूसरा रूप कह रहा है कि नहीं ABCD नहीं चाहिए मुझे। अगर आपके पास 3 पॉइंट्स है, 3 इमेजेस है, तो पॉइंट तो अपने आप ही आ जाएंगे, क्योंकि इमेजेस बिना पॉइंट के तो बनेगी नहीं। कांच के आगे खड़े होगे तो ही इमेज बनेगी, तो आप तो इमेज की चिंता करो। अगर आप मुझे 3 इमेज दे देते हो तो मैं आपको द्विरेखीय रूपांतरण बता सकता हूं। ऐसे ही तीसरा, आप मुझे अल्फा और बीटा 2 स्थिर बिंदु दे देते हो, ये बता दो कि ये द्विरेखिक रूपांतरण के 2 स्थिर बिंदु है। हर कोई अपनी अपनी अलग अलग जानकारी आपसे मांग रहा है। एक आपसे ABCD मांग रहा है, एक आपसे 3 पॉइंट्स इमेजेस मांग रहा है, एक आपके स्थिर बिंदु मांग रहा है, और तीनों ही तरीके से आपका द्विरेखीय रूपांतरण फाइंड आउट हो जाएगा, पता लग जाएगा कि वो कौन सा है। सही है, जमी बात आ रही है समझ में? क्या कहते हो? ये वही थ्योरम आ गई। एवरी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कोई भी द्विरेखिक रूपांतरण विद 2 फिक्स पॉइंट, अगर उसके 2 फिक्स पॉइंट है तो उसे इस रूप में लिखा जा सकता है। और जैसे मैंने पहले कहा कि जो कुछ भी बोल रहा हूं उसके पीछे थ्योरम है, और थ्योरम के पीछे प्रूफ है, इसीलिए गणित सॉलिड है ना। और हमेशा एक चीज रहती है कि जब भी, अभी आपने देखा कि हमारा चंद्रयान गया था फर्स्ट टाइम वाला, वो चंद्रयान चांद की सतह से पहले ही खराब हो गया या हो गया, तो पता क्या होता है, क्या हुआ होगा? अगर उसे आप एकदम बेसिक से बात करें तो शुरू से समझे कि कहाँ गए। कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है कि हमने साइंस के किसी नियम को नजरअंदाज किया है। समझ रहे हैं आपको? जब भी कोई गलती होती है, जब भी कोई टेक्निकल मिस्टेक होती है, जब भी कोई साइंटिफिक गलती होती है, जब भी कुछ ऐसी चीजें होती है, तो आप कोई व्यक्ति विशेष की गलतियां नहीं रहती। उसमें ये हुआ है कि कोई ना कोई वैज्ञानिक तथ्य नजरअंदाज हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है जिसको आप देखना भूल गए, या इससे पहले आपको वो समझ में ही नहीं आ रहा था, इस वजह से वो दुर्घटना घटित हुई। तो जब हम वापस से जब सारी चीजों को देखते हैं, जब कोई अब घटना घटित होती है तभी ये समझ में आता है, क्योंकि जब सही हो गया तो इसका मतलब है सब कुछ सही था, सारे के सारे तथ्य एकदम वैलिड थे। आपने चंद्रयान भेजा, वो चांद पे जाके उतर गया, सारा काम कर लिया, सब कुछ हो गया, सब कुछ परफेक्ट, सारा साइंस सही था। क्योंकि एक भी गलती होती, एक भी साइंस गलत होता, एक भी तथ्य गलत होता, तो यान वहां तक पहुंचता ही नहीं। कुछ तो बीच में किसी न किसी स्टेप पे, वो जिस स्टेप को यूज, जिस स्टेप पर वो अप्लाई हो रहा है वहां पे वो गड़बड़ हो जाती है। तो सब सही हुआ तो अब जब गलती होती है तो आपके पास एक बेटर अपॉर्चुनिटी होती है, एक बेहतर होता है, जहां आप कुछ और बातें सीखते हैं कि अच्छा हम तो इस चीजों के कुछ और तथ्य भी हैं। कुछ हवाई जहाज को उड़ाने के लिए, जैसे आपने 5 नियम बनाए और हवाई जहाज उड़ाया और उड़ाई नहीं, इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि ये 5 तथ्य पर्याप्त नहीं है, इस 5 तथ्यों से हवाई जहाज नहीं उड़ पा रहा। इसका मतलब कुछ और चीजें भी ऐड करनी पड़ेगी तब हवाई जहाज उड़ेगा। फिर आपने छठी चीज ऐड की, 7वीं ऐड की, 8वीं ऐड की, तो धीरे धीरे आप उसमें और तथ्य ऐड करते चले जाते हैं जब तक वो उड़ने नहीं लग जाता। फिर वो उड़ के क्रैश हो गया तो आपको समझ में आ गया कि ये तथ्य कुछ गड़बड़ हो गए, क्रम गलत यूज किया है, या कोई तथ्य मिस कर दिया, या किसी तथ्य को ज्यादा यूज कर लिया, फिर आप करेक्ट करते हैं। इसी का विज्ञान है, यही विज्ञान है। अब विज्ञान में गलतियां नहीं होगी, इससे तो आप सीख ही नहीं सकते, है ना। अभी कोरोना का आया था कि कोरोना में गलती हो गई होगी, गलतियां नहीं होती गणित में, वो तो करना ही पड़ेगा। गलतियां किए बिना आपको क्रम कैसे समझ में आएगा? गलतियां किए बिना क्रम कैसे समझ में आएगा कि किस क्रम में इसको आना था, किस क्रम में होना चाहिए था। जो mRNA अभी वैक्सीन बनी थी, वो mRNA वैक्सीन की वजह से कई जगह नुकसान भी हुए हैं, लोगों की डेथ भी हो रही है, ये बात स्वाभाविक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। विज्ञान का एक साइड इफेक्ट, विज्ञान का क्यों, वो तो हर चीज जब आप ट्राई करेंगे तो एक नुकसान तो बनेगा ही बनेगा। आप बिजनेस कर रहे हैं तो पक्का है कि एक नुकसान तो पक्का ये कि हो सकता है कि आप फेल हो जाए, तो सब जगह रिस्क रहता है, तो विज्ञान में भी अपने रिस्क है। लेकिन विज्ञान के रिस्क वर्थ ही है, वर्थ ही मतलब है उनको लेने से फायदा होगा। अगर mRNA जो वैक्सीन अभी कोरोना के टाइम पे बनी थी, अब उससे आने वाले समय में, आने वाले 2 या 3 साल में हम ऐसी वैक्सीन बना लेंगे जिससे नॉर्मल बीमारियां समय से पहले ही
हमेशा के लिए एलिमिनेट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे फ्लू, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, ये जो बीमारियां हो रही है, ये बच्चे के एक बचपन में एक इंजेक्शन लगेगा और पूरी जिंदगी भर कभी वो बीमार नहीं पड़ेंगे, कभी जिंदगी भर उनको वो बीमारी नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल पोलियो, पोलियो क्या है, वैक्सीन ही तो है। आप एक बार पोलियो की खुराक देते हैं, फिर जिंदगी में कभी पोलियो नहीं होता, नहीं होता ना, फिर कभी पोलियो नहीं होता। चेचक को देख लीजिए, स्मॉल पॉक्स को देख लीजिए, सब ऐसे ही है। आप एक वैक्सीन लगाते हैं, जिंदगी भर कभी स्मॉल पॉक्स नहीं आता। तो ये जो साइंस है इसके, उसको नहीं देख रहे हम लोग, उन चीजों को नहीं देख रहे। एक इंजेक्शन लग रहा है, जिंदगी भर बीमारी खत्म हो जाती है, फिर कभी बीमारी नहीं आती। तो वो कोई पहले दिन थोड़ी बन गया होगा, उसके भी नुकसान रहे होंगे। तो यही चीज साइंस की है। तो गलतियां होती है, जगह बनती है, फिर दोबारा अच्छी होती है, और हम चलते चला जाता है। और हर बार अच्छी बात यह है कि साइंस ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, हमने, साइंस गलत नहीं है, हमारी समझ गलत है, कहीं ना कहीं हमने तथ्यों को कम से समझा है। और फिर बस वही शुरू होता है कि दोबारा समझो, अच्छे से समझो, ताकि पूर्ति हो जाए। तो ये होगी थ्योरम। इसलिए जो भी चीज हम यूज करते हैं वो होती है थ्योरम, है ना। थ्योरम आधारित होती है प्रूफ के ऊपर, इसलिए ये सत्य है। ये हमारा हो गया। ठीक है, ये थ्योरी यहाँ कंप्लीट होगी। अब कुछ और रूपांतरण है एक दो, उसके बारे में बात कर लेते हैं। नहीं, साइंस में जरूरी है, साइंस में मैथ्स, साइंस में गलतियां जरूरी है। तो आ जाते हैं कुछ रूपांतरण के ऊपर, जिसमें से एक रूपांतरण का नाम है जूकोस्की रूपांतरण। जूकोस्की रूपांतरण, W बराबर 1/2 Z प्लस 1/Z, इसको जूकोस्की रूपांतरण कहते हैं। ये जो रूपांतरण होता है, इस रूपांतरण को जूकोस्की रूपांतरण कहते हैं। W बराबर 1/2 Z प्लस 1/Z। और भी बहुत सारे रूपांतरण थे, इसे जूकोस्की रूपांतरण कहते हैं। इस रूपांतरण में कई खास बातें, कई, यहाँ से आप ये लोगे तो वहां वो बनेगा, यहाँ ये लोगे तो वहां वो बनेगा। लेकिन ये कंपटीशन के लिए, वैसे पिछली बार पढ़ाया हुआ है मैंने, पिछली बार आप क्लास देखेंगे तो उसमें जूकोस्की रूपांतरण पढ़ाया हुआ है। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से इसका कोई महत्व दिखता नहीं है, कि हो सकता है ज्यादा से ज्यादा जूकोस्की रूपांतरण क्या है ये पूछ ले, बस। उससे ज्यादा ये तो बनता ही नहीं है कि क्या देंगे और क्या बनेगा और क्या रखेंगे और क्या आएगा, इस टाइप के कम ही बनते हैं। ठीक है, एक रूपांतरण ये हो गया। एक रूपांतरण हो गया W बराबर साइन Z। एक हो गया आपका W बराबर log Z। एक रूपांतरण हो गया W बराबर e की पावर Z। तो बीएससी की दृष्टि से तो क्या ये महत्वपूर्ण है। अगर आप बीएससी में हैं, वहां आपका 10 नंबर का सवाल बनता है, बड़ा सवाल बनता है, तो वहां आप डिटेल से सारी बातें बताते हैं कि ई की पावर जेड कैसे काम कर रहा है, क्या आप दे रहे हैं, क्या बन के आ रहा है। लेकिन यहाँ पे वो महत्वपूर्ण होता नहीं है कि भाई क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, क्योंकि इतना 10 नंबर का कोई सवाल पूछेगा नहीं। तो बस ये सिर्फ थोड़ी सी जानकारी ले लो कि ये भी रूपांतरण होते हैं, जैसे नॉर्मल होते हैं, जैसे एफ एक्स बराबर साइन एक्स होता है, लोग एक्स होता है, ई की पावर एक्स होता है, उसी टाइप के यहाँ पे भी रूपांतरण होते हैं। कॉम्प्लेक्स रूपांतरण है तो थोड़े से टेढ़े तो होंगे ही होंगे, थोड़े मुश्किल तो होंगे होंगे, बस वही है। ठीक है, बात समझ में आ गई है। अब बात समझ में आ गई, है ना। कुछ एक दो मथाने में से करके दिखा दूं, देख लो। जेड बराबर आर प्लस, जेड की जगह आर प्लस आइटा थीटा, जेड बराबर आर ई की पावर आइटा थीटा रख देते हैं। ठीक है, एक दो देख लो, वैसे आप वहां से पूरी डिटेल से पढ़ लेना, है ना। तो जेड बराबर आर ई की पावर आइटा थीटा यहाँ रख दो। अगर सर इंटरेस्ट है, अगर कंपटीशन के लिहाज से पढ़ रहे हो तो थे ना छोड़ सको, लेकिन अगर इंटरेस्ट के लिहाज से पढ़ रहे हो तो जरूर पढ़ो।
अगर इंटरेस्ट से पढ़ रहे हो तो इन्हें जरूर पढ़ियो, बहुत मजेदार ट्रांसफॉर्म है, बहुत सारी चीजें बने, यहाँ पे ये रख रहे हैं वहां वो बना, यहाँ ये रख रहे हैं वहां वो बना, इतना मजा आता है इसको बना के, है ना। पूरा 1 1.5 घंटा 2 घंटा में इसको पूरा खर्च कर सकता हूँ इसके ऊपर समझाने के लिए, देखो क्या दिया क्या बना, क्या दिया क्या बना, यहाँ से ये रख रहे हैं। लास्ट क्लास देख सकते हैं आप पुराने वाले लेक्चर में, जो लास्ट पिछली बार कोर्स हुआ उसमें देखेंगे तो मैंने डिटेल से बताया ये। अब सोच रहा हूँ कि दोबारा क्यों फालतू में डिटेल में टाइम, क्यों एक क्लास फालतू की इसको खर्च करें, आप चाहें तो वहां से पढ़ लेना। यहाँ थोड़ा सा समझा देता हूँ कि कैसे आपने एक बिंदु लिया जो कि आर दूरी पर है और थीटा कोण पर है, आर दूरी पर और थीटा कोण पर एक पॉइंट है, ठीक है। रिपीट कर रहा हूँ, आपने एक पॉइंट ले लिया, रूपांतरण से पूर्व एक पॉइंट लिया है जो आर दूरी और थीटा कोण पर है। अब आपने यहां रखा 1/2 आर ई की पावर आयटा थीटा, 1/r, ये ऊपर आ गया ई की पावर माइनस आयटा थीटा, ठीक है। ई की पावर आयटा थीटा की जगह डब्ल्यू की जगह यू प्लस आयटा वी रख दिया, 1/2 आर कॉस आयटा, आयटा ई की पावर आयटा थीटा की जगह कॉस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा, 1/r कॉस थीटा माइनस आयटा साइन थीटा, ठीक है। कॉस थीटा एक साथ कर लो, काल्पनिक भाग एक साथ कर लो, r प्लस 1/r कॉस थीटा प्लस साइन वाला भाग एक साथ कर लो, आयटा कॉमन, 1/2 r माइनस r साइन थीटा। वास्तविक भाग की तुलना वास्तविक भाग से करने पर, काल्पनिक भाग की तुलना काल्पनिक भाग के साथ करने पर। u बराबर आपके पास आ गया 1/2 r प्लस 1/r कॉस थीटा, और v आपके पास आ गया 1/2 ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक बार हम r को हटाते हैं, एक बार हम थीटा को हटाते हैं, एक एक बार करते हैं। फर्स्ट टाइम चलाते हैं कि हम थीटा को रहने दे, थीटा को हटाते हैं, r को ले आते हैं, इसको इधर ले आओ, u/1/2 r प्लस 1/r बराबर कॉस थीटा, यहां से कॉस थीटा निकाल दिया, यहां से साइन थीटा निकालो, और दोनों का वर्ग करके जोड़ दो, वर्ग करके जोड़ने पर तो ये आ गया u स्क्वायर बट्टा अब गौर करने वाला है कि ये जो समीकरण अभी आपका बना है, ये एक, अगर r का मान फिक्स कर दो, आप r का मान फिक्स कर दो तो ये एक दिग्वर्त का समीकरण है। अगर r का मान हम फिक्स कर दें तो ये एक दिग्वर्त का समीकरण है, और r का मान अगर मैंने फिक्स कर दिया तो ये तो सर्कल बन गया। r का मान अगर मैंने फिक्स कर दिया तो ये सर्कल बन जाता है, क्योंकि r का मान फिक्स होते ही इसका मतलब पॉइंट जो है वो मूल बिंदु से दूरी पे नहीं जा सकता, फिक्स दूरी रहेगी, और फिक्स दूरी पे होते ही सर्कल बन गया। तो अगर आप सर्कल इनपुट करते हैं, अगर इनपुट में आप सर्कल डालते हैं तो जूकोस के रूपांतरण आपको बदले में एक दिग्वर्त देगा, मतलब परवर्त दोगे और दिग्वर्त आपको मिलेगा। क्योंकि मैं आर का मतलब यार गौर करो, ये क्या है, z पॉइंट कहां पर है, r दूरी और थीटा कोण पर है। अब आप कह रहे हो कि r दूरी में फिक्स करने वाला हूं, मतलब दूरी पॉइंट की फिक्स करने वाला हूं कि 5 सेंटीमीटर से दूर नहीं जा सकता, तो 5 सेंटीमीटर से दूर नहीं जा सकता तो फिर सर्कल पे घूमता रहेगा, कोण चेंज हो सकता है, दूरी चेंज नहीं हो सकती, तो फिर सर्कल बन गया। तो आप सर्कल अगर इनपुट दे रहे हैं तो आपका आउटपुट एक दिग्वर्त होगा, ये आपका दिग्वर्त है। देखो एक सर्कल मान लो ए त्रिज्या का सर्कल आपने बनाया, r बराबर a रख दिया, r बराबर a रखते ही ये हो गया u स्क्वायर बटा 1/2 a प्लस 1/a का स्क्वायर, ये आपके लिए नियतांक हो गए, यानी ये आपका एक दिग्वर्त तैयार हो गया। तो आपने वर्त रखा, दिग्वर्त मिल गया, वर्त के बदले दिग्वर्त मिल गया। अब आप वर्त को छोटा या बड़ा करोगे तो आप यहाँ देखेंगे कि आपके दिग्वर्त भी छोटे या बड़े हो रहे हैं।
अगर आप वृत्त को छोटा या बड़ा कर रहे हैं, वो जो वृत्त आप ले रहे हैं वो भी तो छोटे बड़े ले सकते हैं, छोटे या बड़े वृत्त ले रहे हैं तो आपके जो दिग्वृत्त है वो भी छोटे या बड़े हो रहे हैं। ऐसे ही अगर मैं थीटा का विलोपन ना करके आर का विलोपन करा तो भी हो सकता था। यहाँ पे आर का विलोपन कर देते हैं, देखो तो कॉस थीटा को उधर ले जाओ, साइन थीटा को इधर ले आओ, तो u बटा कॉस थीटा बराबर 1/2 आर प्लस 1/r, v बटा साइन थीटा 1/2 आर माइनस 1/r, दोनों का वर्ग करके जोड़ने घटाने पर वर्ग करके घटाओगे तो ये हो जाएगा u स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस v स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर थीटा, 1/4 बाहर आ जाएगा और घटाने पर 2 2 4 कट के 1 आ जाएगा। और इस समीकरण को अगर देखो तो ये अति परवलय बन गया। अगर आप थीटा का मान फिक्स कर देते हो, अगर आप थीटा फिक्स कर देते हो तो ये अति परवलय, यहाँ पे आर फिक्स कर देते हो तो आर फिक्स करने का मतलब आप वर्त बना रहे हैं, थीटा फिक्स करने का मतलब आप रेखा बना रहे हैं, क्योंकि थीटा तब फिक्स होता है जब आप रेखा बनाते हैं, क्योंकि इस बार आप आर फिक्स नहीं कर रहे हैं, आप थीटा फिक्स कर रहे हैं, और थीटा फिक्स करने का मतलब कोण एक ही रहेगा, मतलब 30 डिग्री तो 30 डिग्री, तो 30 डिग्री पे फिर आप दूर ही जा सकते हैं, मतलब आप रेखा बना सकते हैं। तो आप रेखा बनाएंगे तो रेखा के बदले आपको परवलय मिलेंगे। थीटा को आपको अचर करना होगा, थीटा को अचर करने का मतलब सरल रेखा बनानी होगी, तो हर सरल रेखा के बदले आपको एक अति परवलय मिलेगा। जुकॉस्की रूपांतरण में अगर आप सरल रेखा इनपुट करते हैं, इनपुट के तौर पे अगर सरल रेखा डालेंगे तो अति परवलय बन जाएगी, और वृत्त डालेंगे तो दिक्वट बन जाएगी। ये है जुकॉस्की रूपांतरण, ये जुकॉस्की रूपांतरण। समझ में आया नहीं आया? ये समझ में आया नहीं आया कि भाई आप क्या, देख रूपांतर सब ये करते हैं, कुछ रखेंगे कुछ बनेगा, ये तो स्वाभाविक सी बात है, रूपांतरण कुछ तो करेगा बेचारा, देंगे कुछ बनेगा कुछ, यही होता है। तो इसमें आप वृत्त डाल रहे हैं तो आपको ये दिग्वत लौटा रहा है, रेखा डाल रहे हैं तो आपको अति परवलय लौटा रहा है। ठीक है ना? चलो बस इसके बारे में इतना ही रखेंगे, बाकी कल इसके ऊपर सवाल करेंगे और एमसीक्यू टाइप से सवाल जो है वो करेंगे जैसे पेपर में आए हुए हैं उस टाइप से, ताकि ये जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो गोन ना हो जाए। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से कल फिर इस सेशन के अंदर, फिर प्रैक्टिस सेशन पे मिलते हैं, इसमें सवाल करेंगे।